हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जो हमारी चर्चाएं चल रही थी राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में, और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में भी हम चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं। चौहान राजवंशों में हमने चौहानों की उत्पत्ति पढ़ी, चौहानों के बारे में जो जानकारी देने वाले जो ग्रंथ हैं, कुछ अभिलेख हैं, कुछ विद्वान हैं, उनके बारे में चर्चाएं की हैं कि किस विद्वान ने चौहानों को किन की यानी वंशज बताया है, कि चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित में कौन कौन से मत, किस विद्वान ने क्या मत दिया है, किस अभिलेख किस शिलालेख में किस प्रकार का मत मिलता है। तो ये चीजें हमने कल कर ली। आज हम चौहान राजवंश के बारे में जो शासक हैं यानी उनकी स्थापना जो सांबर का जो आसपास का क्षेत्र था, ये इनका मुख्य केंद्र था चौहान राजवंश के शासकों का। तो यहाँ से इनके शासकों की क्रमों की बात करते हैं कि इनके शासक कब कौन कौन से शासक बने और उनके कार्यों की बात कर लेते हैं ना। देखो, चौहानों का जो मूल केंद्र था वो कौन सा था? सांबर था। कौन सा था? सांबर। और इनको क्या बोलते हैं भाई? चौहानों का जो मूल केंद्र है वो कौन सा है? सांबर। और सांबर या इसे बोलते हैं सपादलक्ष या इसे बोलते हैं शाकंबरी। क्या बोलते हैं? शाकंबरी। इसको सांबर को। और इस शाकंबरी या सांबर क्यों बोला जाता है या सपादलक्ष क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर ऐसा कहा जाता है कि 1.25 लाख गांवों का समूह होता था। 1.25 लाख गांवों का समूह था यहाँ पर, यानी 1.25 लाख गांव थे, 1.25 लाख के आसपास में गांव थे। इस कारण से इस क्षेत्र को क्या नाम दिया? सपादलक्ष नाम दिया गया। क्या नाम दिया? सपादलक्ष नाम पड़ा। चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी, यह राजधानी कौन सी है? अहिछत्रपुर नागौर। साथियों ध्यान रखना, मूल केंद्र तो कौन सा है? सांबर है। याद रखना, ध्यान रखना, विशेष तौर पर ध्यान रखना कि चौहानों का जो मूल केंद्र है वो तो कौन सा है? सांबर है, सपादलक्ष है या शाकंबरी है। लेकिन चौहानों की जो प्रथम राजधानी थी वो राजधानी कौन सी थी? वो अहिछत्रपुर नागौर थी। कौन सी थी? अहिछत्रपुर नागौर। अब देखो, सबसे पहले चौहान राजवंश की स्थापना कौन करता है? वासुदेव चौहान करते हैं। कहां करते हैं? तो ये करते हैं सांबर के आसपास में, है ना। सांबर झील का निर्माण करवाते हैं 551 ईस्वी में। और इस सांबर झील की जानकारी का जो हमें पता चलता है, जानकारी का जो स्रोत है वो हमें बिजोलिया अभिलेख में मिलती है। इसकी जानकारी कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास में जो सांबर था, इस सांबर में एक सांबर झील का निर्माण करवाता है। वासुदेव चौहान ने स्थापना कहां की है? सांबर में की है। अब देखो, सांबर से कुछ शाखाएं फटी। एक शाखाएं गई नाडोल। नाडोल कहां है? आपका पाली में है। नाडोल कहां पर है? पाली में। और इस पाली में जो ये लक्ष्मण देव है, ये लक्ष्मण देव स्थापना करता है कब? 960 ईस्वी में। वाकपति राज सांबर के एक शासक हुए हैं वाकपति राज। वाकपति राज का एक पुत्र है कौन सा? लक्ष्मण देव। इसने सोचा कि यार कितने एक दिन पापा की कमाई से खाएंगे। हम भी तो सोचते हैं ना कि कितने एक दिन पापा की कमाई से खाएंगे यार। अब तो अपन क्या करते हैं, कहीं दूर चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूर जाने का मन करता है। तो इसके साथ में भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिस कारण से इसको इस दूर जाने से, इस सांबर से दूर जाने का मन किया और ये दूर चला जाता है। और ये दूर चला जाता है तो सांबर से जाता हुआ ये आता कहां पर है? नाडोल यानी पाली में आता है। इस नाडोल में आता है तो इस नाडोल में ये क्या करता है? रहने यहां से सांबर से तो ये कब निकल जाता है? 950 ईस्वी के लगभग निकल जाता है। लेकिन इसे राज्य को स्थापना करने में यानी यहाँ पर स्थापित करने में, राज्य अपना स्थापित करने में समय लग गया। और इसने 960 ईस्वी के लगभग में यहाँ पर चौहान राजवंश की क्या कर दी थी? स्थापना। किसने? वाकपति राज ने। वाकपति राज के पुत्र लक्ष्मण देव ने की थी, है ना। और फिर एक शाखा यहां से आती है कहां पर? अजमेर। इस अजमेर से कौन? अजमेर में यहां पर ये अजय राज। अजय राज जो पुत्र है वो किसके हैं? अपने पापा के? नहीं, अपने पापा के तो हैं, लेकिन अपने पापा के साथ में अपने पापा का नाम क्या था? पृथ्वीराज फर्स्ट। ये अपने पृथ्वीराज फर्स्ट के क्या है? पृथ्वीराज फर्स्ट जो सांबर के अंतिम चौहान होंगे, है ना। इस अंतिम चौहान शासक के क्या थे? पुत्र थे कौन? अजय राज। और अजय राज ने 1113 ईस्वी के आसपास में क्या शहर? अजमेर शहर बसाया। और अजमेर में क्या करता है? चौहानों की स्थापना या चौहान राजवंश की स्थापना करता है। फिर अजमेर से एक शाखा आगे चलती है। आगे जाकर कौन सी बनी? रणथंबोर। कहां जाती है? रणथंबोर। अजमेर में जो अंतिम शासक था वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इसका गौरी के साथ में युद्ध होने के कारण
त्रैन का युद्ध होता है ना, त्रैन का द्वितीय 1192 ईस्वी में। तो फिर इसके जो भाई है गोविंद राज, इसका पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का जो पुत्र है गोविंद राज, ये गोविंद राज क्या करता है, यहां से चला जाता है रणथंबोर, और रणथंबोर में स्थापना कब करता है, 1194 ईस्वी में चौहान शासकों की स्थापना करता है। अजमेर में कब होती है, 1113 ईस्वी में। नाडोल में कब होती है, 960 ईस्वी में। फिर नाडोल से दो शाखाएं फटी, एक शाखा गई बूंदी में आपकी, और बूंदी में एक शाखा गई, और दूसरी कहां गई, जालोर गई। जालोर में चौहानों की स्थापना कौन करता है, तो जालोर में करता है कीर्तिपाल। कब करता है, 1181 ईस्वी में करते हैं। और बूंदी में कौन करते हैं, देवा चौहान। कौन करते हैं, देवा। और यहां पर हाड़ा चौहान थे, कौन सा, हाड़ा चौहान, है ना। बूंदी में कौन सी शाखा थी चौहानों की, ब्रांच ही तो है, तो कौन सी ब्रांच है, हाड़ा चौहान थे, है ना। और बूंदी में स्थापना करने वाले कौन है शासक, देवा चौहान। संस्थापक कौन है, देवा चौहान। कब करते हैं, 1241 ईस्वी में। कब करते हैं, 1241 में। फिर बूंदी से एक शाखा आगे चलती है, कहां पर, कोटा, और कोटा में स्थापना करते हैं 1631 ईस्वी में माधो सिंह। कौन करते हैं, माधो सिंह। फिर इधर जालोर से एक शाखा जाती है सिरोही में, और सिरोही में जाती है तो सिरोही में कौन करते हैं, लुम्बा चौहान। कौन करता है, लुम्बा चौहान। कब करता है, 1311 ईस्वी में स्थापना करते हैं। और सिरोही में चौहानों की कौन सी शाखा थी, तो देवड़ा शाखा थी। कौन सी, देवड़ा। बेवड़ा नहीं रे, देवड़ा। बेवड़ा सुन रहे हैं क्या आपको, देवड़ा लिखा है मैंने। तो चौहानों की कौन सी शाखा थी, देवड़ा शाखा थी, है ना। आगे आएंगे जगदेव देवड़ार, सुल्तान देवड़ार, आगे बात करेंगे जब हम सिरोही में चौहान वंश पढ़ेंगे, है ना। तो इतनी चीज आपको समझ में आई क्या भाई। सांबर, मुख्य रूप से चौहानों का जो मूल केंद्र था वो कौन सा था, सांबर। सांबर में स्थापना कौन करता है, वासुदेव चौहान करता है। वैसे कोई तिथि तो नहीं मिलती है, लेकिन शायद सांबर झील का जब निर्माण करवाया था उसके आसपास में इन्होंने क्या कर ली थी, यहाँ पर स्थापना कर ली थी, है ना। सांबर से दो शाखाएं गई, एक शाखा नाडोल जाती है, दूसरी अजमेर जाती है। फिर नाडोल से फिर दो शाखा गई, एक जालोर जाती है और एक बूंदी जाती है। फिर बूंदी से एक शाखा निकली और कोटा जाती है, और जालोर से एक शाखा निकलती है और कहाँ जाती है, आपकी सिरोही में जाती है। सिरोही में कौन सी है, देवड़ा शाखा है। और बूंदी में कौन सी है, चौहानों की हाड़ा शाखा है ना। और जालोर में कौन सी है, तो सोनगरा। जालोर में कौन सी है, ये चीज भी देखो ध्यान में रखना, सोनगरा। आगे पढ़ेंगे हम कानरदेव सोनगरा, है ना। कानरदेव सोनगरा ने एक से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। कानरदेव के सेनापति ने क्या कर लिया था, विश्वासघात कर लिया। आगे सारी चीजें पढ़ेंगे हम, है ना। तो इतनी चीज अभी तक आपको याद हुई कि नहीं हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कि आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है। अपने को तो मेन टॉपिक ही अपना मेन चीज क्या है, प्रश्न। ये प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो देखो ये पूछा गया एक बार एग्जाम में कि अजमेर के चौहान किस शाखा से, अजमेर के चौहान मूलतः थे, या एक शासक का नाम दिया गया। दूसरा प्रश्न और पूछा गया, उसमें कहा पृथ्वीराज चौहान मुख्य रूप से कहां से थे। तो कहां से थे, वहां पर अजमेर का नाम नहीं था। एक तो आया था नाडोल का, एक आया था सांबर का, एक आया था रणथंबोर का, और एक आया था जालोर का। तो देखो इस अजमेर वाले जो हैं, ये अजमेर वाले आए कहां से हैं, ये सांबर से ही तो आए। अजमेर वाले आए कहां से हैं, सांबर से ही तो आए। नाडोल वाले कहां से आए, सांबर से ही तो आए। तो सांबर से मुख्यतः दो शाखाएं निकली, एक शाखा आपकी नाडोल चली गई और एक शाखा आपकी अजमेर चली गई, ठीक है ना। फिर नाडोल से दो शाखाएं फटी, एक शाखा बूंदी चली गई, दूसरी जालोर चली गई। फिर बूंदी से एक शाखा निकली, कोटा चली गई, और जालोर से एक शाखा निकलकर कहां चली गई, सिरोही में चली गई। उधर अजमेर से एक शाखा निकली और कहां चली गई, आपकी रणथंबोर चली गई, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। स्थापना की हमने बात कर ली, एक बार फिर से देख लेते हैं। नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना कौन करता है, वाकपति राज का पुत्र है लक्ष्मण देव। ये लक्ष्मण देव सांबर को छोड़ देता है 950 ईस्वी के लगभग, और यहां पर नाडोल में स्थापना कब करता है, 960 ईस्वी के लगभग। लक्ष्मण देव ने नाडोल में चौहान वंश की स्थापना की। नाडोल कहां पड़ता है, पाली में पड़ता है ना। फिर एक शाखा अजमेर गई, अजमेर में अजय राज ने स्थापना की चौहान राजवंश की 1113 ईस्वी में, ठीक। फिर नाडोल से दो शाखाएं और निकली, एक जालोर गई, एक बूंदी गई। बूंदी में 1241 ईस्वी में देवा चौहान स्थापना करता है, और जालोर में कीर्तिपाल करता है 1181 ईस्वी में। फिर कोटा से, बूंदी से एक शाखा कोटा निकली, और कोटा में माधो सिंह करता है, कब स्थापना करता है, 1631 में। किस राजवंश की बात करें, पता तो है ना, चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं। कौन सा राजवंश,
चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं। और जालोर से एक शाखा निकली, सिरोही में गई, और सिरोही में स्थापना कौन करता है? लुम्बा चौहान करता है। कौन सा चौहान? लुम्बा चौहान करता है। करता कब है? 1311 ईस्वी में। तो ये चीजें अपनी बात हुई किसकी? पहली तो कि मूल स्थान सांबर था, और सांबर से जो शाखाएं निकली उन शाखाओं की हमने बात कर ली। अजमेर से एक शाखा निकली जो रणथंभौर गई, कौन स्थापना करता है रणथंभौर में? चौहान राजवंश की। तो गोविंद राज या गोविंद देव करता है। कब करता है? 1194 ईस्वी में करता है, और ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो चौहान शासकों का जो शासक था, संस्थापक था, चौहान राजवंश का संस्थापक, संस्थापक ये कौन है? संस्थापक कहूं या आदि पुरुष कहूं, या इससे हम कहते हैं मूल पुरुष, या इसे क्या कहते हैं? मूल पुरुष। तो ये कौन थे आपके? वासुदेव चौहान थे। वासुदेव चौहान चौहानों के मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक। आपसे देखो क्वेश्चन घुमा के किस प्रकार से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको, आपका जो मैटर है वो मैटर आना चाहिए। पैटर्न आपके क्वेश्चनों के, आप देखो ऑप्शन क्या दे रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसके ऑप्शन किस प्रकार से हैं। आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही होते हैं हमेशा, लेकिन अपने को कंटेंट पूरा याद होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि वासुदेव चौहान, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक कहूं, आदि पुरुष कहूं, मूल पुरुष कहूं, एक ही बात है। इन्होंने, वासुदेव चौहान ने पहली राजधानी किसे बनाई? अही छतरपुर को बनाई, जो कहां पर है? नागौर में। और दूसरी, अही छतरपुर कहां है? नागौर। या नागौर कोई अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था। दूसरी सांबर को बनाई, इसे साकंबरी भी कहते हैं ना, सपाद लक्स, इसे साकंबरी भी कहते हैं ना। और इस 551 ईस्वी में इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी जो मिलती है हमें किस में मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है हमें बिजोलिया अभिलेख में। किस में मिलती है भैया? तो जो बिजोलिया अभिलेख है, ये बिजोलिया अभिलेख में क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है किसकी? सांबर झील की अभिलेख कि बिजोलिया अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? सांबर झील की जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। अब देखो दुर्लभ राज, आगे का जो शासक आता है वो अपना कौन आता है? दुर्लभ राज आते हैं। कौन से आते हैं? दुर्लभ राज। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें प्रतिहार की तरफ से भाग लिया था, प्रतिहारों की तरफ से भाग लिया। और त्रिपक्षीय संघर्ष जो था ये क्या था? देखो थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है। त्रिपक्षीय संघर्ष अपने कन्नौज हुआ करता था। कन्नौज का एक शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की 647 ईस्वी में देखो एक शासक हुआ करता था, त्रिपक्षीय संघर्ष, हर्षवर्धन। उस हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी के पास। और ये शासक कहां का था? कन्नौज का। कहां का था? कन्नौज का। अब इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस कन्नौज को पाने के लिए 3 राजवंशों के बीच में क्या हुआ? संघर्ष छिड़ गया, जिसमें उत्तरी भारत का तो आपका आता है गुर्जर प्रतिहार वंश, दक्षिण भारत का आता है एक राष्ट्रकूट वंश, और बंगाल का एक आता है पाल वंश। इन तीनों वंशों में आपस में क्या हुई? लड़ाइयां हुई। किस लिए? इस कन्नौज को पाने के लिए। किसको? कन्नौज पर अधिकार को लेकर इनके बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। गुर्जर प्रतिहार से अपने को प्रश्न पूछा जाता है, तो गुर्जर प्रतिहार में त्रिपक्षीय संघर्ष को जो जन्मदाता है या शुरुआत करने वाला है वो कौन है? वत्सराज थे। कौन थे? एक शासक आएंगे आगे चलकर, अपने को नाम मिलेगा वत्सराज। कौन सा राज? वत्सराज। इस वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। त्रिपक्ष का मतलब 3 पक्षों के बीच में होने वाला संघर्ष, उसे क्या नाम दिया गया है? त्रिपक्षीय संघर्ष। किन किन के बीच में? तो उत्तर भारत का कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। बंगाल का कौन सा था? पाल वंश। और दक्षिण जो भारत था, उस दक्षिण भारत का कौन सा था? राष्ट्रकूट राजवंश। इन तीनों वंशों के बीच में क्या हुई थी? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहार वंश के जन्मदाता कौन थे? वत्सराज। उस टाइम पर इस दुर्लभ राज ने इस वत्सराज का क्या दिया था? सहयोग किया था। इस वत्सराज का क्या कर दिया? यानी सहयोग किया था। इन प्रतिहारों का सहयोग किया था किसने? दुर्लभ राज ने। इस दुर्लभ राज के समय भारत पर, यानी इधर अपने पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था किसके समय? दुर्लभ राज के समय।
फिर आगे चलकर शासक बनता है गुवक फर्तम। कौन बनेगा? गुवक फर्तम बनता है। कौन बनता है? गुवक फर्तम। देखो गुवक फर्तम शासक बनता है, इसकी एक उपाधि, ये जो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, किसका सामंत था ये? नागभट्ट द्वितीय जो था, इस नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। कौन? गुवक फर्तक। नागभट्ट द्वितीय की ओर से इसने कई युद्ध जीते, कई युद्ध लड़े, जिनमें कई युद्ध जीते। किसने? गुवक फर्तम ने। तो इस कारण से नागभट्ट जो द्वितीय था, ये द्वितीय से प्रसन्न होकर, खुश होकर इसे एक उपाधि देता है, वीर की उपाधि। कौन सी उपाधि दी इसे? वीर की उपाधि दी। अब जैसे ही भाई साहब को वीर की उपाधि मिली तो भाई साहब ने क्या सोचा कि हम तो वीर हैं, हमारी भुजाओं में तो ताकत है, इस प्रकार से सोचता है। फिर इसने सोचा कि यार मैं जब वीर हूं, नागभट्ट द्वितीय भी मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वीर की उपाधि दे रहा है, तो मैं इसका सामंत बन के क्यों रहूं? मैं तो अपनी अलग राज्य की स्थापना करता हूं। तो ये इससे अलग होकर क्या बन गया? स्वतंत्र राज्य स्थापित करता है। तो पहला स्वतंत्र चौहान शासक, तो पहला स्वतंत्र चौहान शासक बनने वाला शासक कौन था? गुवक फर्तम। अब इसने ये सोचा कि जब यार मैं अलग, मैं वीर तो हुई और मुझे वीर की उपाधि मिली, जिस कारण से इसमें जोश आया, इसने अलग, ये स्वतंत्र हो गया। इसने कहा गुर्जर प्रतिहारों को, इसने कहा कि भाई साहब आप जानो, आपका काम जाने, आज के बाद में हम आपकी तरफ से कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, ना तो आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे और ना ही आपका सहयोग करेंगे। आप अलग, मैं अलग, थे अलग, मैं अलग, थे को काम थे जानो, मारो काम मैं जाना। किसने कहा? गुवक प्रथम ने। और गुवक प्रथम ने ऐसा कहने के बाद में एक स्वतंत्र चौहान शासक के रूप में क्या करता है? राज्य स्टार्ट कर देता है, अपना राज्य, अपना शासन करना स्टार्ट कर देता है। फिर इसने कहा कि यार मैं अब तो स्वतंत्र भी हो चुका हूं, किसी के दबेल में ही हूं, तो कुछ तो ऐसा काम करूं जिससे लोग मुझे जाने। तो इसने देखो चौहानों का जो इष्ट देव है, कौन है? हर्षनाथ। कौन है? हर्षनाथ। इस हर्षनाथ का मंदिर बनाया। मंदिर भी कहां बनवाया? रेवासा सीकर में। कहां पर है? आज भी बना हुआ है, रेवासा सीकर में हर्षनाथ का मंदिर बनवाया। और किसकी देखरेख में मंदिर बनवाया? हट्टड़ की देखरेख में मंदिर क्या होता है? तैयार होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है तो कि चौहानों का जो इष्ट देव है, इष्ट देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? गुवक प्रथम ने। इष्ट देव कौन है? तो आपके हर्षनाथ हैं। तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने करवाया था। किसकी देखरेख में करवाया था? हट्टड़ की देखरेख में। और ये चौहानों से अलग, यानी प्रतिहारों से अलग होने वाला प्रथम चौहान शासक। तो आपसे प्रश्न पूछे जाए कि पहला स्वतंत्र चौहान शासक कौन सा है? तो गुवक प्रथम है। कौन है? गुवक प्रथम है, इंपॉर्टेंट है ना। और ये किसका सामंत था? तो ये नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। कौन? गुवक प्रथम। फिर इन्होंने चौहानों के इष्ट देव का निर्माण करवा दिया। और निर्माण करवाने के बाद में, इस मंदिर का निर्माण करवाने के बाद में इन्होंने एक उपाधि धारण की। उपाधि का नाम क्या है? हर्ष राय। कौन सा मंदिर, कौन सी उपाधि है? हर्ष राय उपाधि धारण की। किसको? मंदिर बनाने के बाद में। किसने की? गुवक प्रथम ने। तो गुवक प्रथम की दो तीन बातें ही आपको याद रखनी है। ये नागभट्ट सेकंड का सामंत था, नागभट्ट सेकंड के द्वारा इन्हें वीर की उपाधि दी गई थी। ये चौहानों का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है ना। इसने हर्षराय, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। आगे के शासक आते हैं चंदन राज। ये देखो वैसे चंदन राज बड़ा कोई काम का व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी काम का नहीं होता है उसकी पत्नी काम की होती है। और इसकी पत्नी का नाम था आत्म प्रभा। और इस आत्म प्रभा को बोलते थे रुद्राणी के नाम से भी। क्या बोलते थे? इसका नाम मिलता है आत्म प्रभा, और इसे रुद्राणी भी कहते हैं। ये बड़ी काम की औरत थी। काम की कैसी औरत थी भाई? ये औरत इतनी कठिन कार्य करती थी। कैसा कठिन कार्य सर? ये प्रतिदिन 1000 दीपक प्रज्वलित करके पुष्कर जो झील थी, उस पुष्कर झील के पास में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर किसकी पूजा करती थी? भगवान शिव की पूजा करती थी। कौन? ये आपकी रुद्राणी। आपकी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस चंदन राज की है। आपके नाम लेते ही हंसी आ रही है। देखो, तो चंदन राज की जो पत्नी थी रुद्राणी आत्म प्रभा, ये प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर, कहां जलाती थी? पुष्कर झील के किनारे दीपक जलाकर भगवान शिव की भक्ति करती थी। किसकी? भगवान शिव की पूजा करती थी। ठीक है ना। कौन करती थी? रुद्राणी। तो बहुत एग्जाम में कई बार प्रश्न आया है कि चंदन राज की पत्नी के द्वारा पुष्कर झील के किनारे 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा की जाती थी, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम आत्म प्रभा ही आता है। एग्जाम में चंदन राज भी नहीं आता, एग्जाम में कौन आता है? आत्म प्रभा या रुद्राणी आती है ना।
अब डायरेक्ट रुद्राणी आती है एग्जाम में, चंद्रराज नहीं आता भैया। और वैसे ही अब तो आदमियों का दौर खत्म हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं। और योग क्रिया में भी निपुण थी ये, योग क्रिया में भी क्या बताई जाती है, इसे निपुण बताया जाता है ना। अब देखो वाक्पति राज की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वाक्पति राज जो था, इस वाक्पति राज के 108 युद्ध लड़े थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि वाक्पति राज ने अपने जीवन में 108 युद्ध लड़े थे और कई युद्धों को इसने जीता भी था। इनके जो पुत्र थे वो लक्ष्मण देव चौहान थे, जिन्होंने 950 ईस्वी के लगभग नाडोल छोड़ दिया था। और ये नाडोल चले गए थे, सांबर छोड़ दिया था। और सांबर को छोड़ने के बाद में ये 960 ईस्वी के लगभग ये क्या करते हैं, नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं। कहां पर, नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं। चौहान राजवंश की, नाडोल में चौहान राजवंश की स्थापना करते हैं। कौन, ये आपके लक्ष्मण देव। और ये लक्ष्मण देव किसका पुत्र है, वाक्पति राज का पुत्र है ना। ऐसा नहीं बोलना है कि अपने पिता का पुत्र है ना, वाक्पति राज का पुत्र है कौन, लक्ष्मण देव। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सिंहराज, इस वाक्पति राज का ही एक दूसरा पुत्र है, कौन है, सिंहराज। और इस सिंहराज ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी, महाराजाधिराज की। किसकी उपाधि धारण की है, महाराजाधिराज की। फिर एक देखो, ये सारी की सारी पीडीएफ है ना, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्लस एकेडमी के नाम से, प्लस एकेडमी सीकर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको नए नए डेली के जो भी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, अपडेट है, वो सारी चीजें, जो भी सूचनाएं हैं आपको क्लास से रिलेटेड वगैरह, सारी सूचनाएं भी आपको वहीं पर मिलेगी। और सारी क्लास की पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी, है ना। उसके बाद में बात करते हैं विग्रहराज द्वितीय की। सिंहराज की एक ही बात याद करनी है, इसकी उपाधि कौन सी है, महाराजाधिराज की। देखो, हम इस क्लास में जो भी मैटर लेके आए हैं वो आपको जो एग्जाम में सीधे पूछे जा रहे हैं, या तो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और या आपसे पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें वही चीजें लेकर आ रहे हैं। और हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको वही चीजें पढ़ाएं और आपको भी वही पढ़ना है, जिससे एग्जाम में प्रश्न आए और एग्जाम में प्रश्न करने से आपका प्रश्न सही हो, जिस कारण से आपका सिलेक्शन हो। हम भी यही चाहते हैं, आपको यही सोचकर। देखो, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे लिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें छोड़नी चाहिए। हमें यह तो पता चल गया कि नदियों के उद्गम से, मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं कि नदियों के उद्गम से प्रश्न आते हैं, तो जैसे ही हमें पता चला कि यार पिछली बार नदियों के उद्गम से प्रश्न पूछा गया, हम क्या करते हैं, सारी नदियों के उद्गम से लेकर, उद्गम को कहाँ कहाँ से नदियां निकलती है हम याद कर लेते हैं। और याद होता है क्या, एक बार तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में सारी मिक्स हो जाती है, सारी चीजें। निकाल सो कांतलिन बैठे हूँ, चंबल न बैठे हूँ, वनाश न बैठे हूँ, बाण गंगा न बैठे हूँ। इससे क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नदियां ही इंपॉर्टेंट है जिनके उद्गम से प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी हर चीज के थोड़ी पूछे जाते हैं। अब कई कई राजाओं का शासनकाल पूछा जाता है। अपनी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जैसे कई मेवाड़ राजवंश है। अब मेवाड़ राजवंश में सांगा है, कुंभा है, महाराणा प्रताप है, राजसिंह है। ये कुछ इंपॉर्टेंट राजा हैं जिनके शासनकाल भी पूछा जाता है। जैसे महाराणा प्रताप का शासनकाल पूछ लीजिए, बताइए महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था, आपको याद है 1572 से लेकर 1597 तक, तब तो आप कर देंगे। तो सबके याद थोड़ी हो जाएंगे, सबके याद करने भी नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के अपने को याद करने हैं ना। कुंभा के पूछ लिए, सांगा के पूछ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इनसे आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है। तो आपको ये सारी चीजें आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे हर चीज की आपको किस प्रकार से कैसे क्या करनी है, पढ़ना है, कितना पढ़ना। आप हम जो ये पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि इस पीडीएफ में, इस पीपीटी में, इस क्लास में आपको जो भी चीज मिलेगी वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल रणनीति पूर्वक, पहले से हमने रणनीति बनाई है ये कि किस प्रकार इस रीट में हम अधिक से अधिक लोगों का चयन करवा सकें, जिससे लोगों को फायदा हो सके, आप सभी को फायदा हो सकते हैं। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन तैयारी कर रही हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। इस कारण से बहुत सिलेक्टेड, ये नहीं कि महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, अति महत्वपूर्ण चीजें लेकर हम आपके सामने आए हैं ना। तो विग्रहराज सेकंड जो है, ये विग्रहराज सेकंड देखिए, गुजरात के चालुक्य जो शासक है मूलराज प्रथम, इस मूलराज प्रथम को क्या कर देता है, हराता है। ये हराता क्यों है,
क्योंकि ये मूलराज प्रथम जो है कर नहीं देता। चालुक्य शासक है गुजरात का ना, गुजरात में चालुक्य वंश जिसको सोलंकी भी बोलते हैं, तो ये हरा देता है इसे, ये कर दे इसके, ये विग्रहराज कहता है कि यार तू कर नहीं दे रहा अब की बार, तो ये कहता है कि मैं तो नहीं दूंगा, तेरे को याद आ रहा है वो कर ले। इसने सेना लेकर इस पे चढ़ाई की, चढ़ाई कर दी, इसको पीटा, पीटते ही इसने कहा भाई साहब छोड़ दे, तेरे ए जुड़े हाथ मैं कर दे दुष्योधन। तो इसको कर देने के लिए बाध्य किया किसने, विग्रहराज सेकंड ने गुजरात में, और वाद्य इसको इसको हराया। हराने के बाद में गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है भड़ोच, और इस भड़ोच क्षेत्र में इन कुलदेवी, अपनी चौहानों की जो कुलदेवी है आशापुरा माता, इस आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाता है कौन, विग्रहराज सेकंड। इनकी उपाधि है खुर रंजोधर। देखो कहा ऐसा जाता है, खुर का मतलब क्या होता है, जो घोड़े के जो पैर होते हैं यानी खुर होते हैं। रंजोधर का मतलब होता है कि घोड़ा जो है, इस घोड़े के पैर से उड़ने वाली माटी जब आसमान में धूल उड़ती है, ऐसी दिखाई देती है कि आसमान में धूल उड़ रही है। कहाँ ऐसा आ जाता है, ऐसे समझो कि जब इसका घोड़ा आता था ना, तो ये इसका घोड़ा, तो घोड़े के पैरों से उड़ने वाली धूल है ना जो आसमान में छा जाती, जिस कारण से दुश्मनों को यह पता चल जाता है कि कौन आ रहा है, विग्रहराज आ रहा है। इस कारण से इसको उपाधि कौन सी दी, खुर रंजोधर की उपाधि भी मिलती है। इस विग्रहराज द्वितीय ने 973 ईस्वी में विग्रहराज द्वितीय ने हर्षनाथ मंदिर पर हर्षनाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई थी। हर्षनाथ मंदिर वही जो गुवक प्रथम ने क्या किया था, निर्माण करवाया था हर्षनाथ मंदिर का। कहां पर, रेवासा सीकर में। इस विग्रहराज द्वितीय के समय महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ये चौहान शासक था, है ना। इस विग्रहराज सेकंड के समय क्या हुआ था, गजनी ने आक्रमण किया था, उस समय चौहान शासक कौन था, महमूद गजनवी की बात कर रहा हूं मैं। उस समय चौहान शासक कौन था, विग्रहराज द्वितीय। अब देखो गोविंद तृतीय, ये गोविंद तृतीय है, इसकी एक उपाधि मिलती है बेरीघट की। कौन सी उपाधि, वेरीघट की। वेरीघट का मतलब क्या है, शत्रु संगारक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वेरीघट। इसकी उपाधि है गोविंद तृतीय की, है ना। और ये उपाधि मिलती कब है, देखो जितनी भी उपाधियां हैं, जितनी भी उपाधियां मिलेगी वो सारी उपाधियां देगा कौन, जयनायक देगा। और जयनायक का ग्रंथ कौन सा है, पृथ्वीराज विजय। सारी की सारी सारे शासकों की जो सारी उपाधियां हैं वो सारी की सारी जैनक का जो ग्रंथ है ना, पृथ्वीराज विजय, इसमें ही अपने को देखने को मिलेगी, है ना। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय के बारे में यह कहा गया कि गजनी के आक्रमणकारियों को मारवाड़ की सीमाओं तक ही इसने क्या कर दिया, रोक दिया। यानी फरिश्ता ये कहता है कि इतना शक्तिशाली शासक था कि जब गजनवी ने आक्रमण किया था, किसने, गजनी ने जब आक्रमण किया था, तो उसकी सेना को मारवाड़ की सीमाओं तक रोक दिया था, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। किसने, गोविंद तृतीय ने कहा। किसने, फरिश्ता ने कहा है। उसके बाद में आते हैं अपने अगले शासक पृथ्वीराज प्रथम। कौन आते हैं, पृथ्वीराज प्रथम। अब देखो ये पृथ्वीराज प्रथम क्या करता है, इसने 700 चालुक्य शासकों को मौत के घाट उतार दिया। होता क्या है, सुनिएगा, सुनवानी तो आए। हाँ देखो होता क्या है कि ये पुष्कर जो था, पुष्कर अजमेर में है ना पुष्कर, इस पुष्कर में ब्राह्मण रहते थे। और ब्राह्मण रहते थे तो यहाँ पर जो कुछ चालुक्य थे गुजरात के, वो गुजरात के चालुक्य इन ब्राह्मणों को लूटने के लिए आते हैं। और जैसे ही लूटने के लिए आते हैं, यहाँ पर लूटपाट का काम करते हैं, तो ये जो ब्राह्मण है ये इसके पास में, पृथ्वीराज के पास में, पृथ्वीराज प्रथम है, इसके पास में संदेश भेजते हैं कि महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हमारे साथ में तो ऐसी क्या हो रही है, लूटपाट हो रही है। पृथ्वीराज को जैसे ही पता चलता है ये यहाँ से जाता है, और इसने क्या किया, इन चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें गिनती भी की गई कितने चालुक्यों को, कि 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा किसने, पृथ्वीराज ने। और तब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने लगा है कि उस शासक का नाम बताइए, उस चौहान शासक का नाम बताइए जिसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया। तो वो कौन है, पृथ्वीराज फर्स्ट है। सांबर का अंतिम चौहान शासक है। क्यों, क्योंकि इसका जो पुत्र है कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या किया, अजमेर चला गया। यहां से कहां चला गया, अजमेर। और अजमेर जाने के बाद में
अजमेर में क्या करता है, चौहान राजवंश की स्थापना कर देता है। कब? 1113 ईस्वी में। और फिर वहां से चौहान राजवंश क्या करते हैं, यानी अजमेर में करता था स्थापना, और अजमेर में क्या करता है, शासन करता है। तो यहाँ पर इतनी ही बात थी। देखो यहाँ पर लिखा भी है, इसकी उपाधि एक है, पृथ्वीराज प्रथम की उपाधि भी है। इसकी उपाधि क्या है? परम बट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि। देखो, परम बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की किसने? पृथ्वीराज प्रथम ने। और पुत्र अजय राज ने अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की। कब? 1113 ईस्वी के लगभग। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ये थोड़ी सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना। चौहानों की सबसे पहले बात की कि चौहानों का जो मूल केंद्र था वो कौन सा था? सांबर था ना। सांबर में 1.25 लाख गांवों के समूह होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? सपादलक्ष या सांबर बोला जाता है। राजधानी इन्होंने प्रथम राजधानी किसको बनाई? अहिछत्रपुर नागौर को बनाई थी इन्होंने। सांबर के चौहानों से शाखाएं पटी, एक नाडोल गई, एक अजमेर गई, फिर नाडोल से 2 शाखाएं निकली, एक बूंदी गई, एक यहाँ पर जालोर आई, फिर बूंदी से नीचे एक कोटा चली गई, और जालोर से कौन सी गई? सिरोही गई। फिर यहाँ से अजमेर से एक शाखा निकली, कहाँ चली गई? रणथंभौर में। रणथंभौर में स्थापना करता है कौन सा? गोविंद राज, गोविंद देव करता है। कब करता है? 1194 ईस्वी में करता है ना। फिर वासुदेव चौहान की बात की तो चौहान शासकों का संस्थापक, सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था? सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान था। राजधानी अहिछत्रपुर नागौर को बनाई, अहिछत्रपुर नागौर को बनाई थी। दूसरी इन्होंने सांबर को बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वासुदेव चौहान ने प्रथम राजधानी किसे बनाई? अपनी राजधानी किसे बनाई? तो अहिछत्रपुर को बनाई थी। वहां पर सांबर मत कर देना, क्योंकि सांबर तो इनका मूल केंद्र था, लेकिन सांबर को राजधानी नहीं बनाई थी। राजधानी का मतलब क्या होता है आपको पता है? जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। यानी जिस स्थान से उस राज्य या उस राष्ट्र की शासन व्यवस्था संचालित की जाती हो उसे हम क्या कहते हैं? राजधानी। अब जैसे जयपुर से विधान ये सारी विधानसभा वगैरह, यानी जयपुर में से कानून जो नियम बनते हैं, है ना। जैसे भारत है, भारत की संसद कहाँ है? दिल्ली में। और वहां पर जैसे मान ली पार्लियामेंट है, सारे नियम वगैरह बनते हैं, तो उसे राजधानी कहते हैं। यानी उस स्थान से किसी क्षेत्र का या किसी राज्य का या किसी राष्ट्र का शासन को संचालित किया जाता है, उसे हम राजधानी कहते हैं ना। तो हमने बात कर ली। फिर हमने बात की 551 में सांबर झील का निर्माण करवाया। और दुर्लभ राज जो था, उसके बाद में हमने बात की दुर्लभ राज। तो दुर्लभ राज त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों की तरफ से भाग लेने वाला शासक था, और इसके समय पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, पिछला भी आप लेना चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप ले सकते हो, ये स्क्रीनशॉट ले लो पहला, ये भी आप ले लो, ये ले लो। अब देखो, बाद में हमने बात की गुवक प्रथम की। तो गुवक प्रथम जो था वो प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय था ना, इस नागभट्ट द्वितीय का सामंत था, और नागभट्ट द्वितीय की तरफ से इसने बहुत सारे युद्ध वगैरह लड़े थे, जिस कारण से नागभट्ट प्रसन्न होकर इसे वीर की उपाधि देता है। जैसे इसे वीर की उपाधि मिलता है तो हमने बात की कि ये अपने आप में क्या होता है? आवेश में आ जाता है, और ये चौहान इस नागभट्ट गुजर प्रतिहारों से अलग हो जाता है। और अलग होने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? गुवक प्रथम था। इसी के उपलक्ष्य में इसने अपने चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ का मंदिर बनवाया था। कहां पर? रेवासा शिक्कर में। और उपाधि धारण की थी हर्ष राय मंदिर। हर्ष राय किसके बारे में? मंदिर बनाने के बाद में उपाधि धारण की है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना चाहो तो, है ना, ले लो एक बार। ठीक। चंदन राज की पत्नी बड़ी काम की थी, आत्मप्रभा इसका नाम था, दूसरा नाम रुद्राणी मिलता है। प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर पुष्कर झील में क्या करती है? पुष्कर झील के किनारे शिव की पूजा करती है। योग क्रिया में निपुण थी ये। वाकपति राज 108 युद्धों को इसको विजेता बताया जाता है। और इसके पुत्र लक्ष्मण देव चौहान ने 950 ईस्वी से यहाँ से सांबर, यानी इसने सोचा कि यार पापा की कमाए हुए को क्या करेंगे, हम अपना एक राज्य अलग स्थापित करते हैं ना, अपने राज्य में चलते हैं। तो ये अपनी दुनिया में आ जाता है। 950 ईस्वी से सांबर को छोड़ देता है, और 960 ईस्वी के लगभग इसने नाडोल में चौहान शासकों, चौहान राजवंश की क्या करता है? स्थापना कर देता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। ठीक है। सिंहराज की उपाधि हमने बात कर ली, महाराजाधिराज की थी। उसके बाद में विग्रहराज द्वितीय, इसने गुजरात के चालुक्य शासक जो था मूलराज प्रथम, इसको हराया और कर देने के लिए बाध्य किया था, है ना। गुजरात में बढ़ौन क्षेत्र में अपनी जो कुलदेवी है आशापुरा माता, इसका मंदिर बनाया। चौहानों की कुलदेवी कौन से? देखो कल्चर भी साथ साथ में तैयार हो जाएगी। चौहानों के इष्ट देव कौन सा है? इष्ट देवता तो आपका आ जाएगा हर्षनाथ। और चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। इसका मंदिर किसने बनवाया?
इसका मंदिर विग्रहराज ने बनाया। कहाँ बनाया? गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है बड़ौंच, इस बड़ौंच में बनवाया था ना। और इसकी उपाधि थी खुर रंजोधर की। 973 ईस्वी में इसने हर्षनाथ मंदिर पर एक प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई, जिसका नाम क्या है? हर्षनाथ प्रशस्ति। और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ये चौहान राजवंश का शासक था। यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लो। गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय की उपाधि कौन सी थी? वेरीघट की। वेरीघट का मतलब शत्रुओं का सहारक, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला व्यक्ति वेरीघट है ना। इस वेरीघट की उपाधि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। वेरीघट की उपाधि किसकी है? तो गोविंद तृतीय की है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने जो गजनवी का आक्रमण हुआ था, गजनी के जो आक्रमणकारी थे, इस गजनी के आक्रमणकारियों को क्या कर दिया था? मारवाड़ की सीमा तक ही रोक दिया था, उससे आगे बढ़ने नहीं दिया। किसने? गोविंद तृतीय ने। उसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम जो है, इसने 700 चालुक्यों को मार दिया, क्योंकि ये पुष्कर के जो ब्राह्मण थे उनको लूटने के लिए आए थे। और सांबर का अंतिम चौहान शासक है पृथ्वीराज प्रथम, क्योंकि फिर इसका जो पुत्र था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहाँ चले जाते हैं? अजमेर चले जाते हैं। और अजमेर में चौहान साम्राज्य की क्या करते हैं? स्थापना। इस पृथ्वीराज प्रथम की एक उपाधि है परम बटाकर महाराजा धीराज। क्या है? परम बटाकर महाराजा धीराज की उपाधि। तो इसका जो पुत्र है ना, पृथ्वीराज का पुत्र कौन है? अजयराज। पृथ्वीराज का पुत्र कौन सा है? अजयराज। पृथ्वीराज का पुत्र अजयराज, ये अजयराज आता है। पृथ्वीराज का पुत्र कौन है? अजयराज। और ये अजयराज जो है, ये अजयराज जाते हैं कहां पर? आपके यहां पर है, कहां बता दी? ये अजयराज आपके कहां चले जाते हैं? अजमेर जाते हैं। अजमेर में स्थापना कर देते हैं 1113 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो सोमेश्वर के पुत्र है ना। थोड़ी सी दिक्कत हो गई वो बोलने में ना। तो ये पृथ्वीराज प्रथम का जो पुत्र है कौन? अजयराज। ये अजयराज जाता है कहां पर? आपका अजमेर में। और अजमेर में जाकर चौहानों की स्थापना करता है। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे कल।